हेलो गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसे ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय किडनी भी कहते हैं, ठीक है। उसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? तो ये जो मैकेनिज्म्स है ना, वो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही है, और ये हमारा लंबा टाइम लेगा 3 to 10 डेज उसकी फुल इफेक्ट आने में, ठीक है। और इसके बाद ये नया बैलेंस एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म स्लो है लेकिन पावरफुल है। इसे डेज या मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। इसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल लेके आने में मदद करती है। मैकेनिज्म्स में हमारी आ रही है डायरेक्ट मैकेनिज्म एंड इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। ये जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है वो ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, ठीक है, और इसे कहते हैं रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम मैकेनिज्म। और दूसरी है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। ये हमारी जो है वो कंट्रोल करती है थ्रू हार्मोन्स, और इसमें हमारे एग्जांपल्स है अल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट मैकेनिज्म है डायरेक्ट मैकेनिज्म, जिसे रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम मैकेनिज्म भी कहते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी किडनी ज़्यादा सोडियम और वाटर एक्सक्रीट करेगी, जिसे कहते हैं प्रेशर नाइट्रियूरेसिस, जिसमें सोडियम का लॉस हो रहा है यूरिन में, और प्रेशर डायूरेसिस, यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम और वाटर के लॉस की वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से रीनल इश्केमिया होगा, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हो रहा है, और किडनीज जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो राइट एट्रियल प्रेशर, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये हो गई डायरेक्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है अल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टिश्यू का परफ्यूजन भी डिक्रीज होगा। इसकी वजह से जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसका ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स का स्टिमुलेशन होगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारा सिक्रीट कर रहा है अल्डोस्टेरोन, और ये अल्डोस्टेरोन हमारा सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किडनीज में से इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टिश्यू परफ्यूजन भी डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से रीनल इश्केमिया हो रहा है, और हमारा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन रिलीज करेगा। ये रेनिन क्या कर रहा है, हमारे एंजियोटेंसिनोजन, यहाँ पे ये जो रेनिन है ना, वो एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव है उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 हमारा है ना, ये 3 में से ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब एक्टिवेट हो रहे हैं, इसके स्टिमुलाई यहाँ पे है। लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज सोडियम एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रही है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, ये हमारा डायरेक्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा, साथ में जीएफआर रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर, वाटर इंटेक, एडीएस सिक्रीशन, और सीआरएच एंड एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एसीटीएच सिक्रीशन भी इंक्रीज करेगा। साथ साथ में एंजियोटेंसिन 2 हमारे अल्डोस्टेरोन को सिक्रीट भी कर रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे मीन आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो रहा है तो हमारा यूरिन आउटपुट भी चेंज होगा। जैसे हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 mmHg है तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। लेकिन जब ये 50 mmHg हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और जब ये डबल हो रहा है 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो यूरिन आउटपुट 6 to 8 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स। और मिसलेनियस मैकेनिज्म्स में आ रही हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स। जो किडनीज है ना, उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करे, ठीक है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रेज होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो क्या होगा, क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसे कहते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करना है, ठीक है। और इसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन।
और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसके भी दो एक्शंस है। एक है डायरेक्ट एक्शन जो लार्ज डोजेस में देखने को मिल रही है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वीनो कंस्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से वीनस रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसमें, क्या हो रहा है कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो रीनल आर्टीरियल प्रेशर और आर्टीरियो केवल एंड पल्मोनरी वीनो आर्टीरियल डिस्चार्ज भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एडीएच इंक्रीज हो रहा है। और एडीएच क्या कर रहा है, एडीएच हमारा वाटर का रिटेंशन करेगा और वाटर रिटेंशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। एडीएच हमारा वाटर रिटेंशन कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म हेमरेज के बाद भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे वाजो कंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है और साथ में इनडायरेक्ट एक्शन भी है जो कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मिसलेनियस मैकेनिज्म्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच।